नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक नई इनिशिएटिव चालू की है, जिसके अंतर्गत आपको जो भी कक्षाएँ मिल रही हैं उस कक्षाओं से संबंधित प्रश्न हमारे आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्क्रीन पर अपने देख ही रहे होंगे, हम लोगों ने जो भी अभी तक लेखपाल की परीक्षा हुई हैं उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये हमारा दूसरा सेट है। इस दूसरे सेट में हम लोग राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा, जो कि आपकी द्वितीय पाली 13 सितंबर 2015 को हुई थी, उस संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे। आप लोग जानते होंगे जो इससे पहले परीक्षाएं थी वो 80 नंबर की हुआ करती थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और साथ ही साथ में 20 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ करता था। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज के जो इस सेशन है इस सेशन को चालू करते हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये 200 क्वेश्चन है। इस 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन तो हमको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। मैथ के क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले हम लोग देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें वह अगले साल आएगा, तो मैंने आपको क्या है, मैंने आपको कारक पढ़ाया है। कारक कितने, कारक 8 प्रकार के होते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, दिए गए उदय शब्द का विलोम शब्द लिखना है आपको। तो उदय शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका क्या होगा, सब लोग जानते होंगे, अस्त। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। तो आप लोग सभी जानते हैं। मैं आप जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या है, मैं आपकी निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। तो आप देख रहे हो, अगर हम लोग भविष्यकाल की बात करते हैं तो भविष्यकाल जो आपका पहला है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, उसमें आपके भविष्यकाल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 और 5 में निम्नलिखित लोकोक्तियां मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। अगले हम लोग बात करते हैं जूते चाटना। तो आप लोग जानते हैं जूते चाटने का मतलब होता है खुशामद करना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जूते चाटना। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा, जूते चाटने का मतलब कहते हैं आप उनके जूते चाटते हैं, जूते चाटने का मतलब होता है खुशामद करना। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो माता जी को क्या होगा, माता जी को आपका प्रणाम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा सी, अतिथि। स्वच्छ का, ठीक है, स्वच्छ का पर्यायवाची आपको बताना हो तो आप जानते हैं कि स्वच्छ का जो पर्यायवाची होगा वो आपका निर्मल होगा। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्या है कि जो आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, इस सेंटेंस में आपको कौन सा जो सेंटेंस है वो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, ठीक है, तो आपको इसमें स्पष्ट लग जाएगा इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, लीची खरीदने हैं, ये आपका गलत है। अगला हम लोग देखते हैं 10वां नंबर, अपने अपने किताबें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अपने अपने किताबें की जगह क्या हो जाएगा, अपनी अपनी किताबें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं, उस अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो जो प्रमत्त मतलब स्वेच्छाचारी, और इसका जो अगला होगा वो आपका होगा उन्मत्त। अगला हम लोग देखते हैं कनक। कनक का मतलब धतूरा होता है, और एक इसका अर्थ जो होता है वो आपका सोना। रीत्यानुसार का संधि विच्छेद। तो आप जानते हैं रीत्यानुसार का संधि जो विच्छेद होगा वो आपका होगा रीति प्लस अनुसार। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो वह एक विदुषी महिला थी। वह
प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। किसी की सहायता करने वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक। किसी की सहायता करने वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भला चाहने वाले का, इसका जो अर्थ होता है आपका हितैषी। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। अब देखिए इस बार आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में रस तो उन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन्होंने रस को दे रखा था, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग रस। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग अभी आपने वाक्य प्रयोग में भी देखा शुद्ध वाले में, इसका हो जाएगा आपका विदुषी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए तद्भव क्या होता है? तद्भव मतलब क्या होता है? तद्भव उससे उत्पन्न। वास्तव में जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उस संस्कृत भाषा के शब्द से जो उत्पन्न शब्द होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। तो प्यास का वैसे क्या होता है? अगर हम लोग प्यास की बात करते हैं तो प्यास का क्या होता है? पिपासु। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए इसमें घटा शब्द कितने बार आ रहा है? घटा शब्द 2 बार आ रहा है, घटा और घटा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, यमक अलंकार। चाकू शब्द, चाकू शब्द का क्या होगा? चाकू। मैं आपको जब वचन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लोग एज इट इज़ यूज करते हैं। सॉरी, तो चाकू का क्या हो जाएगा? चाकू। इसका बहुवचन चाकुए नहीं होगा। अगला देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? देखिए त्रिवेणी, तीन, ये देखिए त्रि दिखाई पड़ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्विगु। देखिए यहाँ पर चीज़ों की बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं दी जा रही है, तो इस संदर्भ में आप लोग अपने स्तर से चीज़ों को देख लेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कमी लग रही है तो आपको PDF दी जा रही है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आप इसमें तो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इस संदर्भ में चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि आप केवल यह जान सके कि जो आपके प्रीवियस पेपर थे या प्रीवियस जितनी भी परीक्षाएं थी उसमें किस स्तर से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका स्तर क्या हुआ करता था। ठीक है, इन सब चीज़ों से अवगत कराना है। और बाद बाकी आप PDF यहाँ से ले लीजिए, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या करिए, आप प्रश्नों को हल करिए। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आप लोग सभी जानते हो कि अत्यधिक शुद्ध वर्तनी है। अब भाग 2 गणित है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अगला हम लोग जो भाग है उसको देखते हैं। अगला भाग है सामान्य जानकारी। ठीक है, तो अगर सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो आप सभी को मालूम होगा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में चालू किया था। अगला हम लोग बात करते हैं गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक प्रमुख कार्य है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो मेरु रज्जु का प्रमुख कार्य होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगला हम लोग देखते हैं 54, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आप लोग जानते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो राज्यसभा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित जो प्रस्ताव है राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है, इस अनुच्छेद के बारे में भी आप लोगों को बताना है। वैसे इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या है? 78। यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है वो 6 गलत है, जो आपका आंसर होगा 78। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका वैलियम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उस वैलियम का हम लोग प्रशांतक के औसत के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं मोहिनी अट्टम आपका केरल में है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट
इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। यानी राष्ट्रीय आय की गणना साधन कीमत पर की जाती है, इसे अनएम्पियर्ड फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। जो ये क्वेश्चन है उस समय का करंट का क्वेश्चन है। काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? तो आप लोग जान लीजिए, कावेरी, हेमवती और अमरावती, काबनी, हेमवती और अमरावती कावेरी की सहायक नदियां हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? आप लोग सब जानते होंगे। जो लखनऊ से इन्होंने जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था, ठीक है, ये थी आपकी बेगम हजरत महल। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। अगला हम लोग देखते हैं, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो ये होती है आपकी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होगा आपका तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शहरों के बाहर आर्थिक शोषण बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पूरा योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस समय का करंट था। अगला देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई कि यानी मैकेनिकल, यानी आप लोग कोई काम कर, जैसे आप लोग जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर क्या हो गया, वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है यंत्र के माध्यम से, और निकल क्या रहा वहाँ से वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरे स्थान है? तब भी था, अब भी है, भारत। वर्ष 2005 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार, कोई मतलब नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसमें क्या होगा आपका चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और चित्तरंजन दास ने जो आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शहर की आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जनसंख्या के अगर लिहाज से हम लोग बात करते हैं तो जनसंख्या के लिहाज से जो आपके 4 प्रमुख राज्य हैं उसमें आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और जो केरल है इन 5 बड़े राज्यों में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। देखिए इनका क्रम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 4 बड़े राज्यों में जो उनका क्रम है उनको सजाइए। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, सबसे पहले राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर फाइनली आपका उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो आप सभी जानते हैं बाबा रामचंद्र, ठीक है। और इसी के बाद में 1921 में आपके जो अवध किसान सभा थी उसकी स्थापना प्रतापगढ़ जिले में की गई थी। निम्नलिखित में कौन वर्तमान विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ठीक है, ये आप लोग बताइएगा उस समय के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए, मशरूम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, इसमें इसका प्रचलन भी बहुत है, फंजाई है। अगला, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर उस समय का है, कोई मतलब नहीं, करंट का क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाले 2 प्रथम राज्य, देखिए अब इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपको भारतीय मतलब आपकी ग्रामीण परिवेश में ही चैप्टर 8 पढ़ा रहा था पंचायती राज व्यवस्था, तो मैंने वहाँ बताया था कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से जो पंचायती राज व्यवस्था उसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी संदर्भ में अगला हम लोग बात करते हैं, तो जो आपका अगला जो पंचायती राज व्यवस्था थी राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश से
चालू की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आप देखें 73 होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 2.4%। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो लगभग 17% भारत में जनसंख्या रहती है। हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से केवल आपका 2.4%। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? इसकी हो जाएगी तोसली। अगला देखते हैं ग्रामीण विकास। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया है जिसके बारे में आप लोग बहुत चिंतित भी रहते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन इस ग्रामीण परिवेश में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके कहाँ से होते हैं? वो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल आप लोग ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी कक्षाएँ जल्द ही मिलेंगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो अगला हम लोग देखते हैं, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? आप जानते हैं रोहिलखंड ये बरेली वाला रीजन हो गया। पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, ये सब क्या है, शामली हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, ये सब आपके क्या होते हैं, पश्चिमी भाग में आते हैं। ठीक है, आप अगर इन क्षेत्रों में गए होंगे तो वहाँ की बोली भाषा से भी आप लोग परिचित होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। 77 की हम लोग बात, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत समिति, क्योंकि आप जिला समिति के बारे में तो जान जाएंगे लेकिन पंचायत समिति आपने नहीं सुना होगा। पंचायत समिति 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? कानपुर। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सामाजिक विकास वाला जो चैप्टर है उसमें इस चीज़ों को बताया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभक्त है? सभी लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश 75 जिलों में और कुल 18 मंडल में है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत इकाई से कम नहीं होनी चाहिए, 50,000। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी जान रहे हैं, इलाहाबाद। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ठीक है, वाराणसी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, आप सभी जानते हैं, आगरा और कानपुर। इंदिरा आवास योजना जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है वह योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सह अनुपात क्या है? 75:25। भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? ठीक है, गिरदावरी जिसे बोलते हैं भू कृषि रिकॉर्ड को। जमाबंदी क्या होता है? इसकी 2 प्रतियां तैयार होती है, एक तहसील में रहती है और एक किसके पास में होती है? लेखपाल के पास में। लेखपाल को ही आपके जो डीएम होते हैं, जिला अधिकारी के रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। 1/20 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1/20। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो आप देखेंगे 4840 वर्ग गज। ठीक है, NRIGP, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी,
घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा बट्टा बी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल आप जानते होंगे गन्ना। देखिए चीज़ों को बहुत जल्दी कराया जा रहा है जिससे आपका टाइम भी ना लगे, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ रिवीजन ज़रूरी है और रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी ज़रूरी हैं, तो इसीलिए चीज़ों को कराया जा रहा है। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 5 से 20। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 2। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो न्यूनतम आयु है आपकी पंचायत का सदस्य होने के लिए 21 वर्ष। देखिए ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18, लोकसभा का 25, ठीक है, विधान परिषद का 30, आपका विधानसभा का 25, राज्यसभा का 30, राष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगला हम लोग देखते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो इसका होगा आपका अर्धवार्षिक। ठीक है, वही है मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संघटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है, तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 75 और 25। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब हम लोग अगला वीडियो जो होगा वो चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 जो हुई है उस पर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल पे लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि आपको चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिए जाते हैं, साथ ही साथ में जो हमारा चैनल है पूर्ण रूप से लेखपाल की परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।